कि बच्चों हम लोग एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है उन्हें दो भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब है क्रियाविधि के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है SN1 अभिक्रिया और दूसरी होती है SN2 अभिक्रिया। देखिए बच्चों SN1 अभिक्रिया को कहा जाता है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और SN2 को कहा जाता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए आज हम इन दोनों प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि दो प्रकार की होती है। देखिए बच्चों दो प्रकार की क्रियाविधि होती है। पहला देखिए SN1 और दूसरा क्या है SN2। मैंने अभी आपको बताया भाई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि दो तरीके की होती है, पहला SN1 दूसरा SN2। अब देखिए बच्चों SN1 को कहा जाता है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और SN2 को कहा जाता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है? तो अब हम इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे SN1 के बारे में। देखिए बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे SN1 अभिक्रिया। देखिए ध्यान दीजिएगा SN1 अभिक्रिया जैसा कि हमने देखा कि इसका नाम होता है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इंग्लिश में इसे कहा जाता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा जो ये SN1 अभिक्रिया होती है, इस SN1 अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद में केवल एक ही अणु भाग लेता है। यानी ये अभिक्रिया होती है SN1 अभिक्रिया, इसके वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग लेता है, इसीलिए इसे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और जो ये अभिक्रियाएं होती है ये दो पदों में पूरी होती है। पहला पद बहुत धीमा पद होता है जिसमें कि एक मध्यवर्ती कार्बोकेटायन का निर्माण होता है और दूसरे पद में उस कार्बोकेटायन से आने वाला नाभिक स्नेही क्या होता है, जुड़ जाता है। और देखिए यहाँ पे जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिक्रिया का वेग सीधा सीधा एल्किल हैलाइड की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। तो हम देखिए एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा SN1 अभिक्रिया। देखिए SN1 अभिक्रिया दो पदों में पूरी होती है। देखिए बच्चों ये अभिक्रिया दो पदों में पूरी होती है। पहला पद देखिए, पहला पद क्या है, इसमें एल्किल हैलाइड, जो एल्किल हैलाइड है उनके बीच का बंध टूटता है और एल्किल हैलाइड के बीच का बंध टूटने से कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। देखिए बच्चों ये किसका निर्माण होता है, कार्बोकेटायन का। और जो ये पद होता है ये बहुत ही धीमा पद होता है, यानी इस पद में क्या होता है, एल्किल हैलाइड के बीच का जो ये बंध है ये बंध टूटता है। अब आप लोगों को पता है कि जब ये बंध टूटेगा तो R पे यानी एल्किल समूह पे तो आएगा प्लस आवेश और हैलोजन पे आएगा माइनस आवेश। यानी कहने का मतलब है प्रथम पद में कार्बोकेटायन का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है? ये कार्बोकेटायन बन गया। अब दूसरे पद में क्या होता है, इस कार्बोकेटायन पर कोई नाभिक स्नेही आके जुड़ जाता है। तो देखिए बच्चों ये कार्बोकेटायन है, इस कार्बोकेटायन से नाभिक स्नेही आके जुड़ गया, ये दूसरा पद है। लीजिए भाई ये अभिक्रिया संपन्न हो गई। तो देखिए आपने क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि यह अभिक्रिया दो पदों में पूरी हो रही है। पहले पद में कार्बोकेटायन का निर्माण हो रहा है और दूसरे पद में इस कार्बोकेटायन से नाभिक स्नेही आके जुड़ रहा है। अब देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करना, इन दोनों पदों की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों पदों में जो ये पहला पद होता है ये धीमा पद होता है। कैसा पद होता है, धीमा पद। और धीमा पद ही वेग निर्धारक पद होता है। धीमा पद ही क्या होता है, वेग निर्धारक पद। यानी कहने का मतलब है कि इस SN1 अभिक्रिया का जो ये पहला पद है ये वेग निर्धारक पद होता है और इसके अकॉर्डिंग देखिए अभिक्रिया का जो वेग है, देखिए बच्चों अभिक्रिया का जो वेग है वो सीधा सीधा किस पे निर्भर करता है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। किस पर निर्भर करता है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। क्लियर है? और देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रथम पद में यानी वेग निर्धारक पद में केवल एक ही अणु भाग ले रहा है, केवल एल्किल हैलाइड का एक अणु ही भाग ले रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अभिक्रिया का जो वेग है
वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है SN1 अभिक्रिया, यानी इसीलिए इसको कहा जाता है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है, आया समझ में? आगे देखिए, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। अरे भाई यहाँ पे जब एक ही अणु भाग लेता है, भाई किसी भी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में एक ही अणु भाग लेता है, तो जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल एल्किल हैलाइड के ऊपर निर्भर करता है, यानी एल्किल हैलाइड की जो सांद्रता है उसके प्रथम घात के समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये कैसी अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इनमें प्रथम पद धीमा होता है, जो वेग निर्धारक पद होता है इनमें अभिक्रिया का वेग केवल Rx की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। तो देखिए बच्चों, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अभिक्रिया का वेग केवल इस Rx की सांद्रता पर निर्भर करता है। आई बात समझ में यहाँ तक की? आगे देखिए, SN1 अभिक्रियाएं सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों जैसे जल, एसिटिक अम्ल, अल्कोहल आदि में होती है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो ये SN1 अभिक्रियाएं होती है ये ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में ही संपन्न होती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भाई जो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होते हैं वो क्या करते हैं, बनने वाले कार्बोकैटायन को आकर्षण के द्वारा स्थायित्व प्रदान करते हैं। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमने देखा कि SN1 अभिक्रियाओं में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं किसी ध्रुवीय प्रोटिक विलायक जल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? जल की। देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि जल में क्या होता है, ऑक्सीजन पे तो आंशिक ऋणावेश होता है और हाइड्रोजन पे आंशिक क्या होते हैं, धनावेश। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, ये जो बनने वाले कार्बोकैटायन, तो देखिए बच्चों इसमें होता क्या है भाई, इसमें जो बनने वाले कार्बोकैटायन के बीच में और जो ये जल का अणु है, तो ये जो जल है, जल के इस ऑक्सीजन के मध्य यानी इनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो क्या होगा, इस आकर्षण के कारण, भाई जब आकर्षण होता है, आकर्षण के कारण किसी भी निकाय में से ऊर्जा बाहर निकलती है, और जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो स्थायित्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये प्रोटिक विलायक है, यानी यहाँ पे जो हम जल की बात कर रहे हैं, जल प्रोटिक विलायक की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, कार्बोकैटायन को आकर्षण बल के द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है। क्लियर है? चले आगे। आगे देखिए, इसमें प्रथम पद में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, ये कोई उदाहरण है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का जल अपघटन। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, ये कोई तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है जिसका IUPAC नाम क्या है, 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन। देखिए बच्चों, ये क्या है, 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन है। अब देखिए इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, किसी भी नाभिक स्नेही से करवा रहे हैं, यानी OH- जो नाभिक स्नेही है वो इससे अभिक्रिया कर रहा है। देखिए क्या होगा, इसका निर्माण होगा 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल, इसका निर्माण होगा, यानी ये जो Br है, Br का OH के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी और ये Br- बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होगी और 2 चरणों में संपन्न होगी। कितनी स्टेप में अभिक्रिया होगी, 2 स्टेप में अभिक्रिया होगी। तो आगे देखिए समझने की कोशिश करना। भाई पहले पद में क्या होगा, देखिए बच्चों प्रथम पद में क्या होगा, ये कार्बन और हैलोजन के बीच का जो ये बंध है ये क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, और जैसे ये वाला बंध टूटेगा Br- तो बनेगा ही बनेगा, साथ में ये एक तृतीयक कार्बोकैटायन भी बनेगा। भाई समझ लो, इधर देखिए भाई प्रथम चरण में क्या होता है, CX बंध का विखंडन होता है तथा कार्बोकैटायन मध्यवर्ती तथा ब्रोमाइड आयन बनता है। ठीक है, यह पद धीमा होता है तथा वेग निर्धारक होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो ये पद होता है, फर्स्ट पद होता है, प्रथम पद होता है, उसमें कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बनता है, साथ में ब्रोमाइड आयन बनता है। ये पद धीमा होता है, वेग निर्धारक होता है, और ये मैंने अभी आपको समझाया भी था जब अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो देखिए क्या हुआ भाई, ये बंध टूटा, लीजिए भाई ब्रोमाइड अलग हो गया और ये एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन का क्या हो गया, निर्माण हो गया। आई समझ में, ये प्रथम पद हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब क्या होगा, अब देखिए इस बनने वाले कार्बोकैटायन पर नाभिक स्नेही क्या करेगा, आक्रमण। अब देखिए
कार्बोकेटायन का स्थायित्व जितना अधिक होता है एल्किल हैलाइड से उसका विरचन उतना ही सरल होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना कि कार्बोकेटायन का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा एल्किल हैलाइड से उसका विरचन यानी उसका बनना उतना ही क्या होगा, आसान होगा, तथा अभिक्रिया का वेग भी उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। कहने का मतलब है कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्थायी होगा उतनी जल्दी ही उसका निर्माण होगा और अभिक्रिया का वेग भी उतना ही शीघ्रता से होगा, यानी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए, ये तो हमने बात कर ली प्रथम चरण के बारे में कि भाई प्रथम चरण में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, कार्बोकेटायन जितना अधिक स्थायी होगा उसका निर्माण जल्दी होगा। क्लियर है। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या होता है। द्वितीय चरण में कार्बोकेटायन पर नाभिक स्नेही के द्वारा आक्रमण होता है। अब बेटा देखिए दूसरी स्टेप में क्या होता है, जो बना हुआ कार्बोकेटायन है उस पर नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा, ठीक है, और तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो देखिए बच्चों, ये कार्बोकेटायन है, इस कार्बोकेटायन पर नाभिक स्नेही आके जुड़ेगा। लीजिए भाई, ये हमारे उत्पाद का निर्माण हो गया। ये पद नंबर 2, ये दूसरा स्टेप है, यानी पहले पद में कार्बोकेटायन बना और दूसरे पद में कार्बोकेटायन से नाभिक स्नेही आके जुड़ गया, जिससे प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो गई। क्लियर है। तो आपको देखिए बच्चों, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप दोनों ही समझ में आया होगा कि किस तरीके से अभिक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना कि जो ये प्रथम पद है, ये जो प्रथम पद है ये वेग निर्धारक पद है, धीमा पद है। तो इसके लिए जो अभिक्रिया का वेग है, देखिए बच्चों, जो अभिक्रिया का वेग है वो इस अणु के ऊपर निर्भर करेगा। किसके ऊपर निर्भर करेगा? इस अणु के ऊपर निर्भर करेगा। यानी मैं लिख सकती हूँ वेग बराबर के और फिर ये हो जाएगा आपका CH3 3CBr, यानी सीधा सीधा इसके ऊपर अभिक्रिया का वेग क्या करेगा? निर्भर करेगा। क्लियर है। चलें आगे। लीजिए भाई, अब देखिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देते हैं क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्थायित्व सर्वाधिक होता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना, अगर हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करें तो वो SN1 अभिक्रिया बहुत ही तीव्रता से देते हैं। इसका कारण है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, यानी तृतीयक कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, और हमें पता है कि तृतीयक कार्बोकेटायन सबसे अधिक क्या होता है? स्थायी होता है। तो देखिए बच्चों, आते हैं SN1 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। तो अगर हम क्रियाशीलता की बात करें कि भाई एल्किल हैलाइड में किस प्रकार के एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता SN1 अभिक्रिया के लिए ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। किसकी? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। देखिए ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, उसके बाद में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की, उसके बाद में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की, और सबसे कम हमारे ये जो मेथिल हैलाइड है इसकी होती है। तो देखिए बच्चों, ये आपको क्या दिया हुआ है? ये एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम दिया हुआ है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति होती है SN1 अभिक्रिया देने की, फिर 2 डिग्री की, 1 डिग्री की, और फिर मेथिल हैलाइड की। और इसका कारण भी समझिए भाई, जब इसकी हम लोग बात करें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करें तो इससे क्या बनता है? देखिए इससे बनता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना, इससे बनता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्लियर है। अरे भाई, जब ये बंध टूटेगा तो ये X माइनस, ये आयन अलग हो गया और इस पे प्लस आके देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। यानी इससे हमें प्रथम पद में प्राप्त होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इसकी बात करें, इससे प्राप्त होता है हमें 1 डिग्री कार्बोकेटायन। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए इससे प्राप्त होता है हमें मेथिल कार्बोकेटायन। क्लियर है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्थायित्व तो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, और फिर मेथिल कार्बोकेटायन का। तो इसका मतलब है कि भाई 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्थायित्व अधिक होने के कारण 3 डिग्री एल्किल हैलाइड तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देते हैं। क्लियर है। चलें आगे। लीजिए भाई, आगे देखिए, इस क्रम को हम कार्बोकेटायन के स्थायित्व से समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो क्रम है, ये जो दिया हुआ है आपको एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, इसको हम किससे समझ सकते हैं? कार्बोकेटायन के स्थायित्व से, जो मैंने अभी आपको समझा दिया है।
ठीक है, लीजिए भाई पढ़ लेते हैं। देखिए कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर मेथिल कार्बोकेटाइन का। तो देखिए ये इसका क्या है, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम है। क्लियर है, आई बात समझ में? तो देखिए बच्चों ये SN1 अभिक्रिया आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, और कभी कभी एग्जाम में SN1 अभिक्रिया या SN2 अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है वो पूछ ली जाती है। ठीक है, आगे बढ़े, लीजिए भाई आगे देखिए SN2 अभिक्रिया। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो ये SN2 अभिक्रिया होती है ये एक ही पद में पूरी होती है। भाई जो SN2 अभिक्रिया की हम लोग बात कर रहे हैं, SN2 अभिक्रिया एक पद में पूरी होती है, और इसमें क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है, बल्कि एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। और देखिए यहाँ पे जो अभिक्रिया का वेग होता है वो एल्किल हैलाइड के साथ साथ आने वाले नाभिक स्नेही की सांद्रता के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि जो वेग निर्धारक पद है उसमें दोनों भाग लेते हैं। क्लियर है, इसीलिए इसको कहा जाता है द्विअणिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। देखिए SN2 एक पद में पूरी होती है। देखिए ये कोई एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड पे कोई नाभिक स्नेही क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, और इस तरीके से संक्रमण अवस्था का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए बच्चों यहाँ पे समझना इसको, ये कोई एल्किल हैलाइड है, इसमें होता क्या है, जो ये एल्किल हैलाइड है इस पे नाभिक स्नेही बैक साइड से अटैक करता है, यानी इस पे पश्च आक्रमण करता है नाभिक स्नेही, जिससे क्या होता है, संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था में कार्बन और जो हैलोजन है उसके बीच का बंध तो टूटना शुरू हो जाता है, जबकि कार्बन और आने वाले नाभिक स्नेही के बीच का बंध बनना शुरू हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से संक्रमण अवस्था का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी संक्रमण अवस्था में निकलने वाला नाभिक स्नेही और आने वाला नाभिक स्नेही दोनों ही कार्बन से जुड़े रहते हैं। क्लियर है, तो आगे देखिए ये संक्रमण अवस्था बन गई, और ये देखिए यहाँ पे हैलाइड आयन बाहर निकल गया, और ये यहाँ पे देखिए नाभिक स्नेही आके जुड़ गया। ठीक है, बढ़े आगे। इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, मैंने अभी आपको बता ही दिया, यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। इसमें अभिक्रिया का वेग हैलो एल्केन तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए इसे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या SN2 अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए अभिक्रिया का वेग, देखिए अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए बच्चों यह अभिक्रिया अध्रुवीय विलायकों में सुगमता से होती है, यानी अध्रुवीय विलायकों की बात करें तो वहां यह अभिक्रिया सुगमता से होती है। और उदाहरण देखिए इसका, मेथिल क्लोराइड की जलीय KOH से क्रिया। भाई जो मेथिल क्लोराइड है इसकी अगर KOH से क्रिया करवाते हैं, जलीय KOH से, तो देखिए इस तरीके से क्या होगा, हैलोजन की जगह पे OH आके जुड़ जाएगा। क्लियर है, और मेथनॉल का निर्माण हो गया। अब देखिए क्रियाविधि को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों क्रियाविधि देखिए, इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड के कार्बन पर आक्रमण करता है, जिससे CX बंध टूटता है तथा कार्बन एवं आक्रमणकारी नाभिक स्नेही के बीच नया बंध बनता है। मैंने आपको समझा है भाई इसमें होता क्या है। देखिए बच्चों ये देखिए इधर इस तरीके से देखिए ये है, ठीक है, ये हमने बना दिया मेथिल क्लोराइड। इसमें क्या होता है, मेथिल क्लोराइड पे जो OH माइनस है, देखिए बच्चों ये नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही इसमें बैक साइड से अटैक करता है, और बैक साइड से अटैक के बाद देखिए संक्रमण अवस्था बनती है। किस तरीके से, देखिए ये OH है, ठीक है, ये कार्बन, इससे H, ये H, ये H, और ये देखिए ये निकलने वाला हमारा हैलोजन। यानी इस तरीके से संक्रमण अवस्था का यहाँ पे क्या होता है, निर्माण होता है। और उसके बाद में देखिए संक्रमण अवस्था में से ये हैलोजन बाहर निकल जाएगी, यानी क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा, और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए बच्चों इस तरीके से देखिए अब क्या हुआ कि क्लोरीन की जगह OH आके क्या हो गया, जुड़ गया, और यहाँ पे जो आक्रमण हुआ है वो कैसा हुआ है, पश्च आक्रमण हुआ है। तो देखिए बच्चों यानी क्या होता है, इसमें कार्बन एवं आक्रमणकारी नाभिक स्नेही के बीच नया बंध बनता है। अब आगे देखिए, इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, ये दोनों प्रक्रम एक ही पद में संपन्न होते हैं। इस दौरान संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है, नाभिक स्नेही एवं कार्बन परमाणु के मध्य बंध बनना प्रारंभ हो जाता है तथा कार्बन परमाणु एवं अवशिष्ट समूह के मध्य बंध दुर्बल होने लगता है।
संक्रमण की स्थिति में, देखिए संक्रमण की स्थिति में तीनों CH बंध एक ही तल में आ जाते हैं तथा आक्रमणकारी व हटने वाला नाभिक स्नेही आंशिक रूप से जुड़े रहते हैं। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो देखिए बच्चों आगे देखिए, जैसे ही आक्रमणकारी नाभिक स्नेही कार्बन के पास पहुंचता है, CS बंध पहले की दिशा में तब तक अग्रसर रहते हैं जब तक कि टूटने वाला समूह कार्बन से हटकर पृथक नहीं हो जाता। ऐसा होने पर आक्रमण के लिए उपलब्ध कार्बन परमाणु का विन्यास विपरीत हो जाता है। भाई मैंने अभी आपको समझाया ना कि देखिए यहाँ पे बैक साइड से अटैक होता है और देखिए इसके विन्यास में यानी इस अभिकारक के विन्यास में और बनने वाले उत्पाद के विन्यास में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि अभिकारक के विन्यास में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए आगे देखिए, और अवशिष्ट समूह बाहर निकल जाता है, इसे विन्यास का प्रतिपन कहते हैं। देखिए बच्चों इसे क्या कहते हैं, विन्यास का यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिपन, या जिसे हम इन्वर्जन भी कह सकते हैं। प्रतिपन को और क्या कहते हैं, इन्वर्जन। चले आगे, तो देखिए संक्रमण अवस्था में कार्बन परमाणु एक ही समय में नाभिक रागी तथा अवशिष्ट समूह दोनों के साथ जुड़ा रहता है। बताया मैंने अभी आपको, संक्रमण अवस्था क्या होती है, अस्थायी। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, संक्रमण अवस्था अस्थायी होती है, इसे पृथक नहीं किया जा सकता। और जो मेथिल हैलाइड है वो शीघ्रता से SN2 अभिक्रिया देता है। ठीक है, देखिए आगे, जबकि तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि इसमें कार्बन पर आधारित समूह आक्रमणकारी नाभिक स्नेही के लिए क्या उत्पन्न करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। देखिए बच्चों अगर हम मेथिल हैलाइड की बात करें तो मेथिल हैलाइड जो होते हैं वो SN2 अभिक्रिया फटाफट देते हैं, जबकि उसके बाद हम लोग बात करें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की तो उसकी क्रियाशीलता अभिक्रिया के लिए मेथिल हैलाइड की तुलना में कम होती है, और जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है उनकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। भाई इसका कारण क्या है, इसका कारण है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में जो वहाँ पे समूह जुड़े हुए रहते हैं वो समूह आने वाले नाभिक स्नेही के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, मान लीजिए ये हम लोग बात करते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की मैं बात कर रही हूँ, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है, अब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में अगर मान लीजिए कोई भी नाभिक स्नेही पश्च आक्रमण करता है तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे इस कार्बन को 3 बड़े समूहों ने घेर रखा है। भाई ये तीनों समूह क्या है, बड़े समूह है, यानी इन समूहों ने इस कार्बन को चारों तरफ से घेर रखा है, यानी वहां पे एक त्रिविम बाधा है। यहाँ पे क्या है, एक त्रिविम बाधा है, और इस त्रिविम बाधा के कारण देखिए बच्चों, त्रिविम बाधा के कारण ये जो नाभिक स्नेही है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, वो इस कार्बन पे आक्रमण नहीं कर पाता, और इसी कारण से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है अगर SN2 अभिक्रिया के लिए हम क्रियाशीलता का क्रम देखें तो ये कहा जाता है कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, और इनसे भी ज़्यादा क्रियाशीलता होती है मेथिल हैलाइड की। क्लियर है? तो देखिए SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये देखिए क्रियाशीलता मेथिल हैलाइड की, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की, उसके बाद ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की, और फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। क्लियर है? और देखिए बच्चों दोनों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम ये होता है। देखिए बच्चों अगर हम SN1 अभिक्रिया की बात करें या SN2 अभिक्रिया की, अगर वहाँ पे एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम देखा जाए, भाई एल्किल आयोडाइड की जो क्रियाशीलता है वो सबसे ज़्यादा क्यों होती है, इसका कारण है कि एल्किल आयोडाइड में कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बंध है वो क्या होता है, दुर्बल होता है, जबकि एल्किल फ्लोराइड की हम लोग बात करें तो इसमें कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बंध है वो क्या होता है, प्रबल, यानी इनके बीच में प्रबल बंध होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में दुर्बल बंध होता है, और दुर्बल बंध होने के कारण यह आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी कहने का मतलब है कि एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड की, एल्किल क्लोराइड की, और सबसे कम क्रियाशीलता होती है एल्किल फ्लोराइड की। क्लियर है? तो देखिए बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और देखिए मैं आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया के लिए और थोड़ा समझाना चाहती हूँ। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा,
देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने SN1 और SN2 अभिक्रिया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि SN1 अभिक्रिया क्या होती है, इसे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, और SN2 अभिक्रिया क्या होती है, इसे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। और देखिए बच्चों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि SN1 और जो SN2 है उनके बीच में अंतर बताइए, तो आप इस अंतर को बहुत आसानी से बता सकते हैं। SN1 अभिक्रिया वो होती है जो कि दो पदों में संपन्न होती है, जबकि जो SN2 अभिक्रिया होती है वो एक ही पद में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया में एक मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था बनती है। अगर हम SN1 अभिक्रिया की बात करें तो ये कहा जाता है कि SN1 अभिक्रिया ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में आसानी से होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया अध्रुवीय विलायकों में आसानी से होती है। इसके बाद आप इनकी अभिक्रिया के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से SN1 की क्रियाविधि होती है। प्रथम पद में कार्बोकैटायन बनता है, दूसरे पद में कार्बोकैटायन से नाभिक स्नेही आके जुड़ता है, और SN2 में आप बताएंगे कि किस तरीके से आने वाले नाभिक स्नेही के द्वारा पश्चाक्रमण होता है और संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे क्रियाशीलता का क्रम बताएंगे। और देखिए बच्चों, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम मैं आपको समझा चुकी हूँ, और एक बार वापस देखिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, ये देखिए, ये कोई है हमारे पास मेथिल हैलाइड, इसके बाद है हमारे पास कोई 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। देखिए ये क्या है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। फिर है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और फिर है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे SN1 अभिक्रिया के बारे में बात करें कि SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता बताइए, तो SN1 अभिक्रिया के लिए जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं, कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम मेथिल हैलाइड से तृतीयक एल्किल हैलाइड की तरफ जा रहे हैं, SN1 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। यानी SN1 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक है, SN1 की क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर हम बात करें SN2 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता, तो उसके लिए क्रियाशीलता का क्रम होता है इस तरीके से। ये SN2 की क्रियाशीलता का क्रम है। कहने का मतलब है कि अगर SN1 क्रियाशीलता की बात करें SN1 अभिक्रिया के लिए, तो तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, और इसका कारण है कि तृतीयक एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगी, उसकी क्रियाशीलता होगी, फिर 1 डिग्री की, और फिर मेथिल हैलाइड की। यानी कहने का मतलब है SN1 अभिक्रिया के लिए इनकी क्रियाशीलता का क्रम ये होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें SN2 अभिक्रिया के लिए, तो SN2 के लिए इनकी क्रियाशीलता का क्रम ये होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये SN1 अभिक्रिया बहुत आसानी से देते हैं, और ये SN2 अभिक्रिया बहुत आसानी से देते हैं। और मैं इसका कारण आपको बता चुकी हूँ कि भाई तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है वो SN2 अभिक्रिया क्यों नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, त्रिविम बाधा होती है, और त्रिविम बाधा के कारण कोई भी नाभिक स्नेही पश्चाक्रमण नहीं कर पाता, और जब पश्चाक्रमण नहीं करेगा तो कोई संक्रमण अवस्था नहीं बनेगी, कोई SN2 क्रियाविधि के द्वारा अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। क्लियर है, आप लोगों को ये क्रियाशीलता का क्रम तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे एलिलिक एल्किल हैलाइड, यानी जो एलिलिक हैलाइड होते हैं और बेंजिलिक हैलाइड होते हैं, वो किस प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना कि हमारे एलिलिक एल्किल हैलाइड और बेंजिलिक एल्किल हैलाइड दोनों ही SN1 अभिक्रिया देते हैं। और देखिए इसका कारण देखिए ये कोई एलिलिक हैलाइड है, ये हमारे पास कोई एलिलिक हैलाइड है, और देखिए बच्चों ये क्या है, कोई बेंजिलिक हैलाइड है। ठीक है, ये दोनों ही SN1 अभिक्रिया देते हैं। और इसका कारण क्या है, देखिए बच्चों, इसका कारण है कि जब यहाँ से बंध टूटता है तो इनमें कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बनेगा, इससे ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, और इससे हमारा बेंजिलिक कार्बोकैटायन बनेगा। देखिए बच्चों, ये कार्बोकैटायन बनेगा, और ये जो दोनों कार्बोकैटायन है, देखिए बच्चों, जो हमारा एलिलिक कार्बोकैटायन और जो बेंजिलिक कार्बोकैटायन है, ये दोनों ही कार्बोकैटायन अनुनाद के द्वारा क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इसीलिए ये दोनों भी SN1 अभिक्रिया देते हैं। क्लियर है, तो देखिए बच्चों, ये चीज आपको समझ में आई होगी। और आज हम लोगों ने SN1 और SN2 जो अभिक्रिया पढ़ी है, जो क्रियाविधि पढ़ी है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इनको ध्यान से पढ़िए और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और देखिए, अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के तीव्र रासायनिक पहलुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।